Namaste, I am JVN Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapith Women's University. Today we will discuss about a topic from estimation and costing, which is estimate and the type of estimate. Firstly, what is estimate? Estimate is required to be prepared for every work to know quantity of material and the cost of work. In civil engineering, estimate word is related with various civil engineering structures like building, roads, dams, canal, railway, bridges, etc. The purpose of and importance of estimating is before taking up any project of execution, the owner should know the total cost of work so that financial arrangement can be made well in advance. So basically, what is estimate? एस्टिमेशन में क्या हो रहा है कि हम जो भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग बन रही है, तो उस बिल्डिंग का पहले से ही एस्टिमेशन किया जाता है, मतलब उस बिल्डिंग में लगने वाला मटेरियल, उस बिल्डिंग को बनने के लिए जितनी लेबर की ज़रूरत है, जिस डिज़ाइनर की ज़रूरत है, जिस इंजीनियर की ज़रूरत है, उसकी सैलरी, उन सब की सैलरी, सुपरवाइज़र की सैलरी, कॉन्ट्रैक्टर को जितना पेमेंट देना है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट जितना लगेगा, जो भी उसमें लगने वाला जितना भी कॉस्ट है, उसको तैयार किया जाता है, एक पूरा प्लान किया जाता है कि इतना मटेरियल लगेगा इस पर्टिकुलर बिल्डिंग को बनाने में, इस पर्टिकुलर वॉल, इस बिल्डिंग की इस पर्टिकुलर वॉल को बनाने के लिए इतना कॉस्ट की हमें ज़रूरत होगी, इतनी ब्रिक्स लगेंगी, इतनी सैंड यूज़ होगी, इतनी सीमेंट यूज़ होगा। ये सारी चीज़ें वहाँ पे पहले से ही मेंशन करी जाती हैं ताकि उनका एस्टिमेशन यानी उनकी कॉस्ट प्रिपेयर करी जाए। तो वही हमारा क्या है, एस्टिमेशन है। ठीक है, अब पर्पस क्या है इस एस्टिमेशन को करने का, कि हमको वो जो भी बिल्डिंग है या जो भी कंस्ट्रक्शन हम करना चाहते हैं, उसका कॉस्ट हमें पहले से ही पता चल जाए, हमें ये पता चल जाए कि वो कितने टाइम में कंप्लीट होगी और कितने कॉस्ट के साथ कंप्लीट होगी और हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है हमारे प्रोजेक्ट के बनते टाइम। ठीक है, तो हमको ये सारी चीज़ें अगर पहले से ही पता चल जाएंगी तो हमारे लिए बहुत आसानी होगा, इजी गोइंग होगा हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन बन को कंस्ट्रक्शन के बनने का जो भी प्रोसेस होगी उसको बहुत इजी गोइंग में हम वो हमारी कंप्लीट करवा सकते हैं। ठीक है, from estimate the quantities of various material required may be worked and necessary arrangement to for the same can be made। ठीक है, तो वही मैं जो कह रही हूँ कि जितना भी हमको एस्टिमेशन चाहिए, जो भी हमारे वेरियस मटेरियल्स हैं या फिर जो भी लेबर चाहिए या जिसके लिए भी हमको हमारा अमाउंट चाहिए, हम वो क्या करेंगे, पहले से ही प्रिपेयर कर लेंगे। इम्पोर्टेंस क्या-क्या है एस्टिमेशन की, कि इस एस्टिमेशन की वजह से क्या हो सकता है कि हमको हमारी अप्रॉक्सिमेट कॉस्ट, सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कि हमको हमारा कॉस्ट ऑफ वर्क जो हम अभी तक जितना भी हमारा कॉस्ट ऑफ वर्क हुआ, वो हमको अप्रॉक्सिमेटली मिल जाता है। ठीक है, और हमको क्या पता चल जाता है कि कितनी क्वांटिटी, किस वेरियस मटेरियल की कितनी क्वांटिटी या लेबर या सुपरवाइजर जो भी हमको वहाँ पे प्रोवाइड कराना है, वो कितनी क्वांटिटी में या कितने उनकी पेमेंट की सैलरी होगी, वो सब कुछ हम वहाँ पे से पता कर सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल सेक्शन जो है वो प्रोजेक्ट का, वो भी हम लोग वहीं से इशू जो भी हमारे हैं वो हम क्लियर कर सकते हैं। हम अगर चाहें तो उस एस्टिमेशन के बेस पर हम किसी भी टेंडर को पास कर सकते हैं या फिर हमारे कॉन्ट्रैक्ट, हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट अरेंज कर सकते हैं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से कि हमारा ये एस्टिमेशन है, इसके बेसिस पे ही हम ये कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है या फिर हमारा टेंडर ये है, तो आप इसको करने में विलिंग हैं या नहीं। सॉरी। और इसके साथ ही हमको टाइम भी पता चल जाता है, जैसा कि मैंने पहले बताया। ठीक है, कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा हमारे प्रोजेक्ट को, वो भी हमको पता चल जाएगा, और उस पे कितना एक्सपेंडिचर, जितना भी एक्सपेंडिचर लग रहा है, अगर हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम इसी टाइम पे कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर सडन हमारे पास कोई प्लानिंग आई, कोई भी मान लीजिए डोर्स और विंडो लगाने के भी हमने पहले से प्रिपेयर नहीं किया और वो हमसे छूट गया हमारे एस्टिमेशन के टाइम पे, तो उस टाइम पे जब वो डोर्स एंड विंडो हम लोग वहाँ पे मेंशन करेंगे कि नहीं ऐसा विंडो नहीं, ऐसे मान लीजिए जो विंड रेजिस्टेंस विंडो होती है हमें वो चाहिए,
ना कि हमें नॉर्मल विंडो चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा, और वो क्या करेगा, हमारे जो कॉस्ट है उसको ऐड, उसमें एडिशनल कॉस्ट हमको ऐड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए सारे एक्सपेंडिचर जो भी कंट्रोल होगा उन पे हम अभी कर सकते हैं, इस एस्टिमेशन की मदद से ही हम वो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेशन। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेशन? The first, it helps in working out the approximated cost of work before they are taken in hand, thereby to know whether they can complete according to given specification within certain financial limit. Otherwise, it requires modification or dropping of certain proposal of to get altogether depending upon the available financial resources. जैसा कि मैंने कहा कि हमारा एस्टिमेशन क्या काम कर रहा है कि हमको कॉस्ट बता दे रहा है कि हमारे वर्क को या प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए इतनी कॉस्ट चाहिए होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, उस कॉस्ट को, जब हमको हमारी कॉस्ट पता है और किस टाइम पे वो कॉस्ट हमको वहां पे कितने कितने इंस्टॉलमेंट में या कैसे कैसे हमको वो पेमेंट करनी है, वो सारी चीजें हमको पता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज हमारी ये होगी कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डिले ना हो, उस वो स्टॉप ना हो या ड्रॉप ना हो जाए, उसके लिए हमको सारे जितनी भी हमारी कॉस्ट है वो हमको पहले से ही अरेंज करनी करके रखनी पड़ेगी, और वो जो भी हमारी कॉस्ट हो वो हमारी फाइनेंशियल लिमिट के अंदर ही है, वो भी हमको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो अगर हमारे पास कॉस्ट की हमारे फाइनेंशियल की प्रॉब्लम्स है, हमारे जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो हम नहीं पे कर पाए, तो उससे क्या होगा, या तो हमको कोई मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा कि भाई कम कॉस्ट में ही इतना सा, चलिए ऐसा, चलिए विंड रेजिस्टेंस चाहिए था, चलो छोड़ो आप नॉर्मल विंड वाला ही लगा दो, या तो हमको ये करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे टाइम टू टाइम हर हर जगह पर, या फिर हमको वो प्लान ही वहां से ड्रॉप करना पड़ेगा, या फिर वहां पे जो भी डैमेज होगा, जैसे मटेरियल्स में भी डैमेज हो जाता है, समटाइम्स क्या होता है कि क्लाइंट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टर को टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से जो वर्क होता है वो स्टॉप हो जाता है। जब वो वर्क स्टॉप हो जाता है तो लेबर्स भी वहां से चली जाती हैं। ठीक है, और प्लस वहां पे जो मटेरियल पड़ा है वो भी वेस्ट होने लगता है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इस प्रॉब्लम को क्रिएट होने से बचाने के लिए हमको पहले ही एस्टिमेटेड कॉस्ट को रेडी रखना होता है, और वो हमारे फाइनेंशियल लिमिट के अंदर हो, ये भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, next it is also useful to check the works done by contractor during and after the execution। अब ये क्या हेल्प करता है हमको कि हमने मान लीजिए किसी भी कॉस्ट को, किसी प्रोजेक्ट के किसी भी वर्क को करने के लिए एक्स अमाउंट हमने रखा था, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने जब उसका बिलिंग किया एंड पेमेंट हमसे बोला कि हमारा जो उसका उसके अकॉर्डिंग जो बना वो जेड अमाउंट बना, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों अमाउंट को कंपेयर करके देख सकते हैं, और एक्चुअल जो भी रेट है, हम लोग एक्चुअल जो भी एनालिसिस है वो हम वहां पे जाके कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि अगर हमारा एक्स अमाउंट हमने लगाया था तो ये जेड अमाउंट क्यों लग रहा है। वो हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, और कंपेयर करके हम उसके रिजल्ट्स भी ले सकते हैं, और अगर कोई भी फ्रॉड हो रहा है उस चीज में तो वो भी हम वहीं से पता लगा सकते हैं। ठीक है, इट गिव्स एन आइडिया फॉर रिक्वायरमेंट टू of control material like brick, cement and steel। ठीक है, ये क्या करता है, हम क्योंकि हमने क्या किया, हमने पूरी बिल्डिंग का एस्टिमेशन बनाया, तो पर्टिकुलर वॉल टू वॉल रूफ या जो भी कॉलम बनना था उनमें जितने भी सीमेंट बैग लगने थे या हमारा ब्रिक्स लगनी थी या हमारे स्टील बार्स लगने थे, वो सब कुछ हमने एस्टिमेट किया था, और उसके एस्टिमेशन के बाद ही हमने बताया था कि हमारा जो मटेरियल चार्ज है वो इतना होगा। तो वो क्या किया, हमने पहले से ही एस्टिमेट कर लिया कि हमको इतना मटेरियल ही चाहिए। अब इस एस्टिमेशन से क्या हुआ, हमने ये फिक्स कर लिया कि हमारा एस्टिमेशन इतना होगा और इतना मटेरियल चाहिए होगा। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा हम उतना ही मटेरियल लेकर आएंगे जितना कि हमको नेसेसरी है। इससे दो चीजें होंगी, ना तो हमारा जो कॉस्ट लगी एक्स्ट्रा मटेरियल को खरीदने की वो भी नहीं होगा, और दूसरा जो अगर हम एक्स्ट्रा मटेरियल कभी खरीद के भी ले आते, अगर हमने एस्टिमेशन नहीं किया होता तो वो क्या होता, वो वेस्ट होता, तो वो भी वेस्ट नहीं होगा और ना ही उस पे लगा पैसा हमारा वेस्ट होगा। ठीक है, द नेक्स्ट इज बाय फ्रेमिंग
a complete estimate, the client can be advised on valuation of properties on land and building basis for sale, purchase and mortgage etc. बेसिकली क्या है कि जैसे हमारा एस्टिमेशन हुआ, ठीक है, तो उस एस्टिमेशन के बेसिस पे मैं कुछ कुछ क्लेम कुछ कुछ फ्रेम कर सकती हूँ, मेरा कंप्लीट एस्टिमेशन के बेसिस पे मैं कुछ कुछ काम कर सकती हूँ। सबसे पहला क्या कि मैं क्या करूंगी, उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करवा सकती हूँ कि मेरा एस्टिमेशन इतना हो रहा है, मेरी प्रॉपर्टी इतने की बनेगी मुझे पता है, तो मैं क्या करूंगी, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करा के उसको सेल के लिए फिक्स कर लूंगी कि हाँ मेरा अगर मुझे इन फ्यूचर कभी इसको सेल करना होगा तो मेरी वैल्यूएशन इतनी है और मैं इससे ज्यादा में इसको सेल करना चाहूंगी और वो मेरा बहुत काम आएगा उस टाइम पे, ठीक है। सेकंड क्या करूंगी कि मैं रेंट फिक्स कर सकती हूँ। मान लीजिए कोई फ्लैट की बिल्डिंग, एक हमने बिल्डिंग बनाई जिसमें फ्लैट्स हैं, ठीक है, हम फ्लैट रेंट पे देना चाहते हैं, या फिर जो भी खरीदना चाहता है वो फ्लैट खरीद सकता है। तो हम क्या करेंगे, आपने आजकल देखा होगा कि जब भी फ्लैट्स वाली बिल्डिंग्स, जो भी बिल्डिंग बनती है, तो उनके रेट बनने से पहले ही फिक्स हो जाते हैं। तो वो फिक्स कैसे होते हैं, इसी वजह से होते हैं क्योंकि उसकी एस्टिमेशन हो चुकी होती है। जब उसकी एस्टिमेशन हो चुकी होती है तो उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, उनके जो भी रेंट है या फिर जो भी उनकी प्राइस है वो उसको फिक्स कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए जो 3 BHK है उसकी एक्स प्राइस हमने पहले से लगा दी, या फिर 2 BHK हमने उसकी एक्स प्राइस इतनी लगा दी है, तो वो क्या करते हैं, पहले से ही फिक्स कर लेते हैं बाय द बेसिस ऑफ दिस एस्टिमेशन, ठीक है। वो अब इस एस्टिमेशन के बेसिस पे और एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, फायर इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं हमारी बिल्डिंग का, ठीक है। अगर हमको सेल करना हो किसी को या कुछ भी क्लेम करवाना हो, बिल्डिंग का अमाउंट हमको पता करना, तो वो भी हम इसकी मदद से हम वो कर सकते हैं। Therefore, principle of estimating mainly consists of principle और estimation अगर हमको पता चल गया, लेकिन हम अगर estimation करना चाहते हैं तो क्या क्या हमको पता होना चाहिए, कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, नॉलेज ऑफ ड्राइंग इज एसेंशियल। सबसे जरूरी है कि जो बिल्डिंग की ड्राइंग हमने बनवाई है किसी भी आर्किटेक्ट से, तो जो बिल्डिंग की ड्राइंग बनी है वो पढ़ना आना चाहिए कि जो भी बिल्डिंग की ड्राइंग है उसका जो बिल्डिंग की डायमेंशन है, उसकी जो भी क्वांटिटीज उसमें लिखी है उस ड्राइंग में, वो सब कुछ पढ़नी आनी चाहिए और उसको पढ़ के उसकी कैलकुलेशन क्वांटिटीज की वो भी करनी आनी चाहिए, जिससे अगर हमको वो ड्राइंग पढ़नी आती है तो हम उससे क्या करेंगे, हमको डिफिकल्टी नहीं होगी कोई भी कैलकुलेशन करने में उसकी क्वांटिटी की, ठीक है। उसके बाद हमको क्या आना चाहिए कि हमको एक एस्टिमेट बनाना है, प्रिपेयर करना है एस्टिमेट, जिसमें हर एक आइटम के बारे में डिटेल में लिखा हुआ हो। अब क्या हो, उससे में उस डिटेल आइटम में कोई भी वैल्यू, कोई भी चीज वहां से लेफ्ट नहीं हो, वहां से मिस ना हो। वो हमको सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि वो हमको ध्यान रखना है कि कोई भी चीज मिस ना हो जाए, क्योंकि अगर कोई भी चीज मिस्ड हो गई तो फिर उसका हमको एडिशनल अमाउंट हमारे प्रोजेक्ट में ऐड करना पड़ सकता है जब भी वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो एक्यूरेसी जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, ताकि बाद में कोई भी अरेंजमेंट ना करने पड़े किसी भी एडिशनल मनी के, ठीक है। जैसा कि हमने एस्टिमेशन में अब तक वर्क कॉस्ट ऑफ वर्क में अभी तक हम एस्टिमेशन कॉस्टिंग में अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि पिछले सेशंस में कि जो भी सेंटेजेस वर्क होते हैं या वर्क चार्ज जो वर्क चार्ज हमारे होते हैं, या जो भी हमने अभी तक जितने भी चार्जेस पढ़े हैं, तो वो सारे क्या हैं, इसी एस्टिमेशन को बेस मान के लगाए जाते हैं। और उनमें भी ये चीज होती है कि कोई भी चीज कोई भी आइटम या कोई भी ऐसी डिटेल मिस ना हो जाए जिससे कोई भी हमारा जो अमाउंट है वो एडिशनल अमाउंट हमको वहां पे देना पड़ जाए, ठीक है। अगर next is in framing correct estimate, care should be taken to find out the dimension of all items correctly and to avoid omission of any kind of work, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये था सबसे पहला कि एक्यूरेसी भी हमें नहीं, सबसे पहले तो ड्राइंग हमारी एसेंशियल हो कि हमको वो पढ़नी आती हो, उससे हम लोगों को कैलकुलेशन करनी आती हो। सेकंड ये कि कोई भी आइटम मिस ना हो, एक्यूरेसी 100% बनने की कोशिश होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर जो भी डायमेंशन हमको पता चल रही है, जो भी हमको जिसकी भी हम लोग कर रहे हैं, तो वो भी क्लियरली कैलकुलेट होनी चाहिए, उसमें भी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो रेट है हर आइटम की वो रीजनेबल
या फिर वर्केबल होनी चाहिए, जिससे जो रेट एस्टिमेट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्लीट वर्क का, उसमें क्या क्या आ रहा है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कॉस्ट ऑफ वर्क, कॉस्ट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं। तो उन सब की जो अमाउंट है, जो रेट है, वो रीजनेबल और वर्केबल होना चाहिए और वो प्रेजेंट के हिसाब से ही बना होना चाहिए, ठीक है। एंड यूनिफॉर्मिटी इन यूनिट्स फॉर ऑल items of work should be maintained throughout the country based on Indian स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो आईएसआई ने कुछ यूनिट फिक्स कर रखी है हमारे कंस्ट्रक्शन को लेके, तो वो बेस मान के उसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्क होना चाहिए, ठीक है। इन प्रिपेयरिंग एस्टिमेट द प्रिंसिपल टू बी फॉलोड इज टू मेक each item or dimension clear and intelligible so that they can be understood, checked, or verified by anybody. A remark column may be introduced and notes may be given where एवरी नेसेसरी, ठीक है। तो बेसिकली क्या, कि जो भी प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं, जितनी भी अभी हमने बातें पढ़ी उन सब के बेसिस पे, तो उसमें क्या होना चाहिए, ईच आइटम और डायमेंशन जो भी हम मेंशन कर रहे हैं वो ऐसे होने चाहिए जो कि अंडरस्टूड हो किसी के भी द्वारा, जो भी उस एस्टिमेशन को पढ़ रहा है, वो चेक्ड हो और वेरीफाइड हो किसी के भी द्वारा, जो भी उसमें अच्छे से उसको पढ़ सकता है, उसकी सारी जानकारी है उसके पास, उससे वेरीफाई होना चाहिए हर एक आइटम, ऑनर से वेरीफाई होना चाहिए कि जो ऑनर है वो भी उसके लिए क्लियर होना चाहिए कि हाँ ठीक है, जितनी भी वैल्यूज लिखी हैं वो सब कुछ रीजनेबल है, और जो भी आइटम और जो भी डायमेंशन सब लिखे हुए हैं वो सब कुछ क्लियर है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कहीं पे कोई रिमार्क देने की जरूरत है तो वो भी उस एस्टिमेशन में दिया हुआ, क्लियरली दिया हुआ होना चाहिए। आई होप you understand about these principles and importance and necessary importance of estimation. Now there are some types of estimation, which is first is approximate method, the second is plinth area method, the third is cube rate or cubical content estimate. Fourth is approximate quantity method estimate. Fifth is detailed estimate or item rate estimate. Sixth is revised estimate. Seventh is supplementary estimate. Eighth is supplementary and revised estimate. And ninth is annual repair or maintenance estimate. In the next session, we will discuss more about these estimate and elaborate clearly. But I hope from this session you don't have any query or doubt, but if you have, then please mention it in a comment box. I'll resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0, Jayoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.